Hello everyone. From today we are starting our series on घर घर संविधान हर घर संविधान। आज का टॉपिक है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लेक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मींस इधर इट इज द यूनिटरी और द फेडरल, देन वी विल कम ऑन द फीचर्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी विल मेक अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दीज फीचर विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट। तो यदि हम नेचर के बेसिस पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप का हो सकता है। या तो ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब क्या है, यदि पावर को हमने 2 गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन टेक फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ दैट वी कैन से, यदि पावर को हमने एक गवर्नमेंट पर सेंट्रलाइज कर दिया है, सारी पावर हमने एक गवर्नमेंट को दे दी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। एंड बेस्ट एग्जांपल कैन बी टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन, दैट इज द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। सो यदि हम नेचर के अकॉर्डिंगली हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन या तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा या यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा। पर जब हम इंडियन सिनेरियो की बात करते हैं तो हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वियर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। So now question arises, what is the meaning of the quasi constitution? क्या मतलब है भाई क्वासी कॉन्स्टिट्यूशन का? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोफेसर वियर क्वासी कॉन्स्टिट्यूशन, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं? तो क्वासी फेडरल मींस विच सीम्स लाइक ए फेडरल बट एक्चुअली इट इज नॉट द फेडरल। कैसे पॉसिबल है भाई? कैसे हो सकता है ऐसा कि दिखाई तो दे रहा है फेडरल पर फेडरल है नहीं? So according to the professor Weir, our constitution is having the more unitary feature in comparison of the federal feature. So it is quasi-federal, not the absolute federal. दूसरी ओपिनियन हमें मिलती है प्रोफेसर जेनिंग्स की देखने को। According to Professor Jennings, Indian Constitution is the federal constitution with strong centralizing tendency. Means प्रोफेसर जेनिंग्स ये तो मानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, पर उनके हिसाब से भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रलाइज होने की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है। मींस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब चाहे तब कन्वर्ट हो सकता है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड ओपिनियन वी कैन टेक फ्रॉम द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ठीक है, डिफरेंट जूरिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिफरेंस ओपिनियन रखते हैं, लेकिन हमारे मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन के क्या चाहते थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाना चाहते थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उनके हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन प्रोविंसेस को ओवरराइड करने की कैपेसिटी रखता है। तो इट मींस अकॉर्डिंग टू फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या समझ में आएगा? क्वासी फेडरल, फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, तो क्वासी फेडरल इन अकॉर्डेंस टू द प्रोफेसर वियर, Federal Federation with a strong centralizing tendency in accordance to the Professor Jennings, and as per the perspective of the makers of Indian Constitution, our Constitution is the Federal Constitution. तो यदि हम इतनी सारी ओपिनियन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रखते हैं तो हमें उसे जस्टिफाई करना भी जरूरी है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या? क्या ये वाकई में फेडरल है? क्या ये वाकई में एब्सोल्यूट फेडरल है? या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे डेविएशन है जिसके बारे में, जिसके बेसिस पर हम ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देख पाते हैं। सो जब भी हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में रखना चाह रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में फॉल कराएंगे। एक फीचर तो हमने समझ लिया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, जो मैंने बिल्कुल जनरल वे में क्लासिफाई किया था। उसके अलावा क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से मेन प्रोविजन है, कौन से ऐसे मेन फीचर हैं जिसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्लासिफाई कर पाएंगे भाई हाँ ये तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा 6 फीचर्स वी आर रिक्वायरिंग। 6 फीचर में सबसे पहले मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट से मतलब क्या है भाई, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है ऑलरेडी। कुछ पावर किसको दे दी हमने? फेडरल गवर्नमेंट को दे दी, यूनियन गवर्नमेंट को दे दी, और कुछ पावर हमने किसको दे दी? स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। ऐसे नहीं है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भाई सुपरवाइज करेगी स्टेट को कि आप कैसे फंक्शन कर रहे हैं, नहीं। हमने कहा जब भी
कोऑर्डिनेशन में काम किया जा रहा है, जब भी दो गवर्नमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, पावर उनको अलग अलग कर दिया गया है, अपनी जुरिस्डिक्शन में, अपनी पेरिफेरी में दे आर द हैविंग द सॉवरेनिटी। जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं, जो भी उनको अपना डिसाइड करना है, जो भी उनको पॉलिसी बनानी है, वो जो सब्जेक्ट उनको एलोकेट कर दिया गया है वहां पर वो अपने लिए पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से कैपेबल है। तो ये तो हमारा हो गया जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इट मींस बोथ द गवर्नमेंट are working in the coordination and no government is having the subordinacy in comparison of the other. अब ये हमें मेंटेन रखना है तो हमें क्या हमें दूसरे फीचर की जरूरत हो जाएगी भाई, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू हमने इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है कहीं तो रिटन में होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है हमने वर्बल बोल दिया जाओ आप ये बनाइए, लॉ बनाइए, आप इस टॉपिक पर लॉ बनाइए, आप इस सब्जेक्ट पर लॉ बनाइए। तो जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू मींस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जब हम इस पावर को सेग्रीगेट कर रहे हैं तो उसको हमें क्या देना है, सुप्रीमेसी देना है, उसको हमें क्या करवाना है, डोमिनेट करवाना है। मींस कोई भी गवर्नमेंट डोमिनेंसी नहीं रखेगी, कोई भी गवर्नमेंट सुप्रीमेसी नहीं रखेगी। सुप्रीमेसी कौन रखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया वो प्रिवेल करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी डोमिनेंसी होगी। तो सेकंड फीचर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो जाएगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मींस नीदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज हैविंग द डोमिनेंसी, नो गवर्नमेंट इज हैविंग द डोमिनेंसी, ओनली the constitution is going to prevail, only the constitution is having the supremacy, whatever is written in the constitution it is the सर्वे सर्वम। क्लियर। हमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन रखना है तो हमें क्या फीचर को ध्यान में रखना पड़ेगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मींस सुप्रीमेसी है, कुछ हमने उसको डोमिनेंसी दी है तो कहीं तो राइटिंग में होना चाहिए। वर्बल को तो हम नहीं कह सकते, वर्बल को तो हम प्रूफ भी नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज जिसके बेस पर हमारी पूरी गवर्नमेंट काम करने जा रही है, इसको कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए। तो फेडरल फीचर हमारा थर्ड फेडरल फीचर क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी द रिटन वन। तो जब भी आप एग्जाम्पल देखना चाहें किसी भी कंट्री का तो आप देखेंगे तीनों ये आपको प्रोविजन वहां देखने को मिल जाएंगे। जो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होंगे सबसे पहले पावर को सेग्रीगेट किया गया होगा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, उसके बाद जिस भी डॉक्यूमेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को क्या देंगे, हम सुप्रीमेसी देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इज गोइंग टू प्रिवेल। थर्डली ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को कह रहे हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर हमें क्या होगा, जब हमने कंट्री के बेसिस पर हमने सब्जेक्ट के बेसिस को सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या होगा, सिटीजन को भी एक्स्ट्रा राइट मिलेंगे। सिटीजन को एक्स्ट्रा राइट के मतलब सिटीजन के पास क्या आ जाएगा, ड्यूअल सिटीजनशिप। एक सिटीजनशिप उनको फेडरल की मिल गई, दूसरी सिटीजनशिप उनको कहाँ की मिल जाएगी, स्टेट की मिल जाएगी जहां पर वो रिसाइड कर रहे हैं। तो फेडरल कंट्रीज में हमेशा ड्यूअल सिटीजनशिप देखने को मिलेगी। हमने कहा भाई हमने तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को फिर क्या होना चाहिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब रिजिड की हम जब बात करें तो गवर्नमेंट तो भाई इलेक्टेड है, तो गवर्नमेंट जब भी इलेक्ट होकर आएगी तो अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को यदि फेडरल गवर्नमेंट चेंज करना चाहे, यूनियन गवर्नमेंट यदि चेंज करना चाहिए और उसको सिंपलीफाई मेथड कर दें अमेंडमेंट का। रिजिडिटी से मतलब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे हो सकता है, अमेंडमेंट करने का मोड क्या है, क्या इजी मोड है या रिजिड मोड है। इजी मोड से मतलब हम यदि समझना चाहेंगे तो हम कहेंगे यदि मुझे सिंपल मेजोरिटी से अमेंड करना है, मींस पार्लियामेंट मेंबर्स यदि सिंपल मेजोरिटी से किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल, जब चाहा तब अमेंडमेंट कर दिया, जब चाहा तब मॉडिफिकेशन कर दिया। हमने कहा नहीं भाई इतना इजी होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो प्रिवेल कर जाएगी, अपने हिसाब से रूल एंड रेगुलेशन बना लेगी, अपने हिसाब से जो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देगी। तो हमें ऐसा तो नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को क्या बनाना है, थोड़ा तो स्ट्रिक्ट बनाना है, थोड़ा तो रिजिड बनाना है। अब जब रिजिड बनाना है तो हम क्या करेंगे भाई, कौन वल्नरेबल हो सकता है, स्टेट वल्नरेबल हो सकती है, स्टेट के राइट को छीना जा सकता है। तो हम क्या करें, यदि हम स्टेट का इन्वॉल्वमेंट करा दें, यदि हम कहें कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है तो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए भाई। स्टेट यदि कहेगी हाँ भाई ये अमेंडमेंट मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में नहीं है, तब हम उसको कहेंगे हाँ ये अमेंडमेंट हम कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी मतलब आप ये मत समझिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड नहीं किया जा सकता। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है अमेंडमेंट किया तो जा सकता है लेकिन इजी मैनर में नहीं,
हमें कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करने हैं और यदि हम उस स्ट्रिक्ट नॉर्म्स को फॉलो कर लें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो जब हम रिजिडिटी की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वो स्ट्रिक्टनेस क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस स्टेट्स आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Means state ratification we are requiring for the purpose of the amendment in the constitution. If it is so, then it will be the federal constitution. हमने कहा यहाँ तक तो ठीक था, हमने स्टेट और सेंट्रल के जो राइट है उनको बचाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए हमने ये सारे प्रोविजन लाए। अब इस इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी का क्या पर्पस था यहाँ पर, ये क्यों हम फेडरल फीचर मान रहे हैं? भाई यदि इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी नहीं होगी तो ये सारे जो फीचर हम बात कर रहे हैं इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, इनको कौन प्रिजर्व करेगा? मींस हमने का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, सपोज करो, लेकिन सेंटर तो नहीं मान, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है दो स्टेट के बीच में, देन कौन डिसाइड करेगा? तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी अथॉरिटी चाहिए जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सके। वो अथॉरिटी हमने किसको दे दिया, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी को दे दिया। हमने कभी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा फीचर है फेडरल का, लेकिन कौन मेंटेन करेगा? वो तो मेंटेन करने का काम किसका है, जुडिशरी का है। जुडिशरी को हम क्या कहते हैं, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट। हमने कहा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए हमें फेडरल के लिए, लेकिन रिटन है तो उसको इंटरप्रिटेशन का काम कौन करेगा? जहां भी कहीं लैंग्वेज हमें ऐसी लग रही है कि जो हमें समझ में नहीं आ रही, जिसका इंटरप्रिटेशन चाहिए, जहां पर लॉ का मैटर है, जहां पर फैक्ट का मैटर है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज का मैटर है, तो उसको तो किसी को इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा। तो ये पावर हमने किसको दे दी, हमने जुडिशरी को दे दी। तो हमने कहा भाई फेडरल को मेंटेन रखने के लिए, फेडरल फीचर्स को मेंटेन रखने के लिए, फेडरल फीचर्स के मेंटेनिंग के अलावा हमने कहा भाई इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी यदि नहीं होगी तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रह ही नहीं जाएगा। यदि हम रेजिडिटी को हटा देंगे, यदि हम ड्यूअल सिटीजनशिप को हटा देंगे, हमने कहा हमें तो अमेंड करना है, हम अब हटा देते हैं ड्यूअल सिटीजनशिप, हम अभी हटा देते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और अभी हटा देते हैं सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोई तो मेंटेन करेगा भाई, कोई तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगा ना। तो वो पावर हमने किसको दे दी, जुडिशरी को दे दी। तो ये सारे जितने फीचर हमने पढ़े अभी 6 फीचर, जब भी कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे फीचर वहां देखने को मिलेंगे। यदि हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल की कैटेगरी में रखना चाहते तो हमें भी इन कॉन्स्टिट्यूशन, इन फीचर्स के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करना पड़ेगा। क्या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे फीचर्स रखता है? यदि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो फर्स्ट फीचर से हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। हम 6 फीचर्स को कंपैरिजन करेंगे, फिर हम उसके बाद हम आएंगे कहां पर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम बात कर रहे थे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। हमने कहा पहला फीचर था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर है? ऑफ कोर्स है। हम यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 उठाकर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारे पास 3 लिस्ट मिल जाती हैं। 3 लिस्ट क्या है हमारे पास, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट जो हमारी बात कर रही है, यूनियन लिस्ट क्या कह रही है, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जहां पर यूनियन गवर्नमेंट को पावर दी गई है लॉ बनाने की। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं जहां पर स्टेट को पावर दी गई है लॉ बनाने की। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो किया गया है, लेकिन क्या फेडरल फीचर के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन है? भाई हमारे पास तो एक लिस्ट और है, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, उसके अलावा भी एक और क्या है, रेजिडरी पावर। तो दोनों को समझने का कोशिश करते हैं, फिर एनालाइज करेंगे। हमने कहा कंकरेंट लिस्ट का क्या मतलब है, कंकरेंट लिस्ट में हमने वो सब्जेक्ट डाल दिए जहां हमने यूनियन को भी पावर दे दी लॉ बनाने की और हमने स्टेट को भी पावर दे दी लॉ बनाने की। जब हमने यूनियन और स्टेट को पावर दे दी, देन यदि कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो क्या होगा, यूनियन एक डायरेक्शन में जा रही है, स्टेट दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, अब कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, both government are having the power to frame the law, rule and regulation, but if there is any conflict, then laws which has been framed by the central government, it is going to prevail. तो दो हमने किया डिस्ट्रीब्यूशन, हमने माना हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, लेकिन हमने ओवरऑल
जो बात कही हमने सॉवरेनिटी की, हमने कहा स्टेट लिस्ट पर तो बना देगी लॉ स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट है यदि वहां कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है तो हम किसको डोमिनेंसी दे दी, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ हम थोड़ा सा डेविएट करते हैं। उसके अलावा फिर हमने क्या फीचर रखा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, रेजिडरी पावर। हमने कहा जो भी ऐसा मैटर है जो इन तीनों लिस्ट में कवर नहीं हुआ है उसको हमने नाम दे दिया रेजिडरी पावर। तो उस रेजिडरी पावर पर लॉ बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो दो वी आर हैविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बट लिटिल बिट डेविएशन इज देयर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमने कहा भाई क्या होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में खड़ा उतरता है, बिल्कुल उतरता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम देखेंगे नेक्स्ट अपनी स्लाइड टॉपिक्स में जाएंगे, जब हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन को और समझने का कोशिश करेंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर को ऑप्ट किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर को हमने एब्सोल्यूट फॉर्म में ऑप्ट नहीं किया है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सेपरेशन ऑफ पावर से मतलब क्या है, जब तीन ऑर्गन जो मैं अभी बता रही थी आपको, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, ये थ्री ऑर्गन्स आर देयर, थ्री फंक्शनरीज आर देयर फॉर रनिंग द गवर्नमेंट इन एनी कंट्री। तो सेपरेशन ऑफ पावर से मतलब क्या है, जब इन तीनों फंक्शनरीज की जो पावर है उनको हमने सेपरेट कर दिया है। भाई लेजिस्लेचर का काम क्या होगा, लॉ बनाने का होगा, रूल एंड रेगुलेशन बनाने का काम होगा। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, उसको एग्जीक्यूट करने का काम होगा, एनफोर्स करने का काम होगा। जुडिशरी का काम क्या होगा, यदि कोई कंफ्यूजन है, यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, यदि किसी राइट और लाइबिलिटीज के बारे में बात है, तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा, जुडिशरी रिजॉल्व करेगी। तो ये तीनों फंक्शन हमने तीनों फंक्शनरीज को तीनों अलग अलग फंक्शन दे दिए, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। क्लियर, ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु एग्जीक्यूटिव, महेश जुडिशरी। तो हमने कहा भाई ये पावर तो हमने दे दी, तीनों कर दी, लेकिन हमने एब्सोल्यूट फॉर्म में नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई कि आप जैसा लॉ बनाना चाहें वैसा लॉ बना दें, आप जैसे एग्जीक्यूट करना चाहें वैसे एग्जीक्यूट कर दें, और आप जैसे रिजॉल्व करना चाहें वैसे रिजॉल्व कर दें। हमने कही हम तो भाई चेक एंड बैलेंस के साथ लगाएंगे। अब चेक एंड बैलेंस क्या है, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन में हमने उसके प्रोस एंड कॉन्स के साथ में हमने बैलेंसिंग, चेकिंग एंड बैलेंसिंग लगा रखी है। मींस हमने कहा यदि लेजिस्लेचर अपने पावर के बियॉन्ड जाकर कुछ काम करने लगे, रूल एंड रेगुलेशन बनाने लगे, तो भाई दो अदर ऑर्गन जो है उनके पास पावर है, वो उसको चेक कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। हमने कहा एग्जीक्यूटिव अपनी पावर के बियॉन्ड जा रही है, हमने कहा भाई दो अलग ऑर्गन है, वो जाकर उसको चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। हमने कहा जुडिशरी बियॉन्ड द पावर जा रही है, तो जो दो अदर ऑर्गन है वो उसके पास चेकिंग और बैलेंसिंग की पावर दी गई है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहा सेपरेशन ऑफ पावर विद चेक एंड बैलेंस वी हैव ऑप्टेड दैट। तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें स्पेशली हमें सब मालूम स्पेशली दिया गया है प्रोविजन कि हमारे यहाँ ये तीनों फंक्शनरीज में से किसी को भी डोमिनेंसी नहीं दिया जाएगा। केवल किसकी डोमिनेंसी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की डोमिनेंसी होगी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की डोमिनेंसी होगी इसका मतलब सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो ये फीचर हम पूरी तरह से फुलफिल करते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर हमने कहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, भाई फेडरल फीचर की क्या रिक्वायरमेंट थी, थर्ड रिटन होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ कोर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वी आर हैविंग द 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल एंड 26 पार्ट। तो ऑफ कोर्स वी आर क्वालिफाइंग दैट क्राइटेरिया एज वेल। फोर्थ फीचर हमने क्या पढ़ा, डुअल सिटीजनशिप। क्या हमारे पास डुअल सिटीजनशिप है, हमारे पास तो भाई एक सिंगल सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। हम तो अपने यही क्वालिफाई करते हैं कि हमने भाई सिटीजनशिप पर क्या रखा है, सिटीजनशिप तो हमने एक रख दिया। हम क्या मेंटेन करना चाहते हैं, हम यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। हमने कहा भाई एक ही सिटीजनशिप काफी है, हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारे मन में ये आए कि हम भाई दिल्ली को बिलोंग करते हैं, हम यूपी को बिलोंग करते हैं, हम बिहार को बिलोंग करते हैं। नो स्टेट सिटीजनशिप इज देयर। हम नहीं चाह रहे हैं, हम क्या बिलीव कर रहे हैं, यूनिटी और इंटीग्रिटी में बिलीव कर रहे हैं। अभी हमारा कंट्री जस्ट हमें इंडिपेंडेंस मिली, और यदि अभी से हम इस तरह का डेविएशन करना शुरू कर देंगे, यदि हम अभी से इस तरह का सिटीजनशिप प्रोवाइड कर देंगे, तो मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, वो तो फुलफिल ही नहीं होगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या करा कि हमने कहा हमें ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही फेडरल फॉर्म अपना जैसा और कंट्री ऑप्ट कर रहे हैं, हम तो अपने हिसाब से भाई मॉडिफाई करेंगे इसको। हम तो एक ही सिंगल सिटीजनशिप देंगे, वो भी क्या कहेंगे, हम इंडियन सिटीजन। ठीक है, हम ये क्वालिफाई नहीं करते। नेक्स्ट हम आते हैं रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यदि हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज द यूनिक मिक्सचर ऑफ द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन।
यदि अब मैं कह रही हूँ कि यूनिक मिक्सचर ऑफ द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स जब भी अभी अदर सेशंस में हम अमेंडमेंट पर पूरा फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताना जरूरी है कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स जो इजीली अमेंड हो जाए। मीन्स आप यूके का कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बहुत इजीली अमेंड हो जाएगा, जबकि आप यदि कोई भी वहां का फ्रेजल उसे उठा के देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि यूके पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग, यूके पार्लियामेंट कैन मेक एनी अमेंडमेंट एक्सेप्ट चेंजिंग द जेंडर। इट मीन्स यूके की पार्लियामेंट को हमने इतनी पावर दी गई है, इतनी पावर दे दी है वहां पर कि वो जो चाहे वो अमेंडमेंट कर सकती है, उन्हें किसी तरह के वहां पर और नॉर्म्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर हमने सारी पावर दे दी कि इजीली अमेंडमेंट किया जा सकता है, हमने कहा किंग की पोस्ट को खत्म करना है, वो भी बहुत इजीली खत्म किया जा सकता है। हमने कहा भाई किंग को चेंज करना है, बहुत इजीली अमेंड किया जा सकता है। तो ऐसी गवर्नमेंट, जब भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा जहां पर अमेंडमेंट बहुत इजी वे में किया जाएगा, अमेंडमेंट बहुत इजीली हो जाएगा, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में मेंशन किया था। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब क्या है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन इजीली, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इजीली ना किया जा सके। मींस अमेंडमेंट जब थोड़ा सा टफ हो जाएगा, अमेंडमेंट में जब हम स्टेट को भी इन्वॉल्व करा देंगे, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या कहेंगे, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो फ्लेक्सिबल है ना रिजिड है। हमने क्या ऑप्ट किया, हमने मिक्सचर इसका अडॉप्ट किया। हमने कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या किया, 3 प्रोविजंस में डिवाइड कर दिया। 3 प्रोविजंस में डिवाइड कर दिया मतलब कुछ प्रोविजन हम सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंड करेंगे। सिंपल मेजोरिटी मींस 50% प्लस 1 की मेजोरिटी के साथ। यदि ऐसा है तो ऐसा हम क्या कहेंगे, इसको फ्लेक्सिबिलिटी। मींस बहुत इजीली हम अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं। हमने कहा मुझे अपने स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना है, मुझे अपने स्टेट के नेम को चेंज करना है, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए। हम आर्टिकल 2, 3, 4 उठा के देखेंगे तो वहां पर आपको इसका एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। मैंने कहा तो कुछ तो प्रोविजन ऐसे हैं जिसको मैं सिंपल मेजोरिटी के साथ अमेंड कर सकती हूँ, तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन तो क्या हो गया, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कुछ अमेंडमेंट को मुझे, यदि कुछ प्रोविजन को यदि मुझे अमेंड करना है, तो मुझे क्या जरूरत है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। अब स्पेशल मेजोरिटी से मतलब क्या है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग। तो कुछ ऐसे प्रोविजन, यदि मैंने कहा मुझे फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करना है, तो फंडामेंटल राइट मींस पार्ट 3 में अमेंडमेंट करना है, तो क्या मैं सिंपल मेजोरिटी से कर सकती हूँ? मींस पार्लियामेंट क्या सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकती है? नहीं भाई, सिंपल मेजोरिटी से कैसे अमेंड कर दोगे आप, या तो सिटीजन के राइट की बात है। तो हमें क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी मींस 2/3 members who are present, majority of the 2/3 members who are present at the time of voting। तो यदि ऐसा है तो हमने कहा भाई वोटिंग के समय में 2/3 पर्सन की मेजोरिटी का होना मस्ट है, तभी वो अमेंड हो सकता है। तो क्या हम जा रहे हैं, हमने कहा फर्स्ट स्टेप था 50% प्लस 1 की मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। फिर हमारी स्पेशल मेजोरिटी मींस 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग। हमने कहा हम एक स्टेप आगे बढ़े, हमने कहा भाई थोड़ा सा तो हम चेंज हुए, थोड़ा सा तो हमने फ्लेक्सिबिलिटी से हम रिजिडिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने इसमें क्या नहीं किया, स्टेट को इन्वॉल्व नहीं कराया। अब स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो स्टेट के राइट को, स्टेट के इंटरेस्ट को तो खत्म किया जा सकता है। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिजिड नहीं कहेंगे। तो हमने कहा हमें ऐसा भी हमारे प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल फीचर से वास्ता रखते हैं। मींस ऐसे प्रोविजन जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज मैंने कहा मुझे आर्टिकल 368 में हम बात कर रहे हैं कि यदि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविजन है, आर्टिकल 368 बता रहा है कि जहां से हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं वो प्रोविजन। तो यदि मुझे आर्टिकल 368 में ही चेंज करना है, मींस यदि मैं आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट कर दूं कि सारे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल मेजोरिटी से अमेंड किया जाएगा, तो फिर गया स्टेट, कुछ भी पावर ही नहीं रह जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं फिर, या फिर मैं सेकंड एग्जांपल यदि मैं आपको देना चाहूँ यहाँ पर, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में हमने कहा भाई लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पर मैं कहूँ कि नहीं, मैं तो फेडरल फीचर को मेंटेन नहीं रखना चाह रही हूँ, तो मैं तो यहाँ पर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हटा देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा पावर कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो ऐसे प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजन जहां से हम फेडरल फीचर को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं,
जहां पर हमने स्टेट को कुछ राइट दिए हुए हैं मोस्टली, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कह रही हूँ यहाँ पर बस, तो कुछ प्रोविजन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बना रखे हैं जिनमें हमें अमेंडमेंट करना है, तो मुझे स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए। कितना रेटिफिकेशन चाहिए? मोर देन 50% ऑफ स्टेट। तो ऐसे प्रोविजन को जब अमेंडमेंट करने के लिए मुझे मोर देन 50% स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, तो ऑफकोर्स हम कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ गए? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ गए। तो दो हम एब्सोल्युटली रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो हम कहलाएंगे। तो हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर भी क्वालिफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो है हमारे पास में। ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली अमेंड हो जाए हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, लास्ट हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी की। तो जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? बिल्कुल है। आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 हमारा बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। तो ऑफ कोर्स जब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओरिजिनल पावर में हमने क्या दिया है? जितना भी कॉन्फ्लिक्ट होगा सेंटर और स्टेट के बीच में या दो स्टेट के बीच में, तो इसको कौन रिजॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यदि हमने कहा जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट हैं उनको वायलेशन हुआ है, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऑफ कोर्स वी आर क्वालिफाइंग दिस क्राइटेरिया एज वेल, दैट इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। सो आज के सेशन में हमने लर्न किया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब क्या है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को यदि हम कंपेयर कर रहे हैं इंडियन सिनेरियो से, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या उससे रिलेशनशिप आ रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या सारे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को फॉलो कर रहा है या हम डेविएशन के साथ उसको फॉलो कर रहे हैं। जो भी हमें मॉडिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर हैं, इसके अलावा मतलब जितना भी अभी हमने फेडरल फीचर पढ़ा है, इसके अलावा जितने भी मॉडिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्ट किए गए हैं, इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।